अस्सलाम वालेकुम। BA इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। तो दोस्तों, ये इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह तमाम लेक्चर शेयर किए जाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए लेक्चर बर वक्त मिल सकें। तो दोस्तों, हम अपने लेक्चर का आगाज़ इस पस मंज़र के साथ करेंगे कि BA में फ़ेल होने वाले और सप्ली वाले तुलबा में से 92% या 92% तक जो हैं वो इंग्लिश में फ़ेल या सप्ली वाले होते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे अहम और स्ट्राइकिंग चीज़ है वो ये है कि बच्चे रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का जो क्वेश्चन है इसको गलत तौर पर अटैम्प्ट करते हैं। तो इंग्लिश में ये मार्जिन नहीं होता कि अगर आप 20 नंबर का एक पूरा सवाल गलत करते हैं तो उसके बाद आप ये सोचें कि आप 80 नंबर के पेपर में से 33 नंबर लेकर पास हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आप इंग्लिश में 40 से 42 नंबर ही नॉर्मल स्टूडेंट को मिलते हैं अगर वो 100 नंबर का अटैम्प्ट करता है। तो आप अगर 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करते हैं तो देन आपके लिए 33 मार्क्स बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आए हम चलते हैं, जो सबसे अहम चीज़ है वो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का क्वेश्चन। तो इस सिलसिले में मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करूँगा। तो दोस्तों, ये एक इंतहाई अहम लेक्चर है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि एक लफ्ज़ गलत होने की बिना पर आपके पूरे क्वेश्चन में कैसे ज़ीरो नंबर दे दिए जाते हैं। तो आए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का सवाल ऐसा सवाल है जिसमें सिर्फ एक लफ्ज़ की गलती की वजह से आपको पूरे सवाल में ज़ीरो नंबर दे दिए जाते हैं, बेशक आपने जितना मर्ज़ी अच्छा लिखा हो। तो आए हम देखते हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड तरीक़ाकार माना जाता है इस सवाल को हल करने का वो ये है कि आपने इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में अटेम्प्ट करना है। इस सिलसिले में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अपना एक स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि आप इसको 3 पोर्शन में अटेम्प्ट करें। पहला पार्ट होता है रेफरेंस, दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट और तीसरा होता है एक्सप्लेनेशन का। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक ही हेडिंग के अंदर वो उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर आप इस तरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 60 नंबर के सवाल में से 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि रेफरेंस और कंटेक्स्ट को इकट्ठा लिख देते हैं और एक्सप्लेनेशन को अलहदा लिखते हैं, तो आप ये बात याद रखें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर भी आपको 7 में से 3.5 या 3 नंबर ही मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसको इसकी रूह के मुताबिक हल करें, जैसा कि हल करने का पाकिस्तान में एक प्रोसीजर है। वो ये है कि आप पहले रेफरेंस लिखें, फिर आप कंटेक्स्ट लिखें, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। तो आए हम देखते हैं कि इसमें कौन सी एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपको ज़ीरो नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो सबसे पहले जब ये देखेगा कि रेफरेंस में आपने पोइम का नाम गलत लिखा हुआ है तो वो उसके बाद कंटेक्स्ट को चेक ही नहीं करेगा और एक्सप्लेनेशन को भी चेक ही नहीं करेगा। वो वहाँ से ही क्रॉस करके आगे गुजर जाएगा। बेशक आपने कंटेक्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन अगर आपने पोइम का नाम और पोइट का नाम गलत लिख दिया तो आप ये बात याद रखें, आपको ज़ीरो नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने रेफरेंस को इस तरह से लिखना है: These lines have been taken from the poem। इसके बाद आपने इन्वर्टेड कामास डालने हैं और इन्वर्टेड कामास के बीच में आपने पोइम का नाम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है रिटन बाय
जो पोइट है उसका नाम और फुल स्टॉप डाल देना है। ये आपको एग्जांपल भी शो हो रही है। अब आपने ये नोट करना है कि आपने जो है पोइम का नाम जो है ये आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल के असूल को मद्देनज़र रख कर लिखना है। इसी तरह आपने पोइट के नाम को भी आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल के असूल को मद्देनज़र रखते हुए लिखना है। दोस्तों ये रेफरेंस का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि रेफरेंस को हम जो उर्दू में हवाला कहते हैं, आपने देखा होगा कि आपसे कोई मिलने आता है या आप कहीं पे जाते हैं तो आप अक्सर ये कहते हैं कि हम फ़लाँ शख्स के हवाले से आपको मिलने आए हैं। इसी अंदाज में आपने एग्जामिनर को बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये इस नज़म से ली गई हैं, इस पोइम से ली गई हैं। मेरा ख़्याल है आप समझ गए होंगे कि जैसे आप ख़ुद का तारुफ़ करवाते हैं या कोई आकर आपको तारुफ़ करवाता है कि जी मैं फ़लाँ बंदा हूँ या फ़लाँ के रेफरेंस से आया हूँ, तो यही आपका हवाला होता है। तो दोस्तों इसके बाद है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट को हम उर्दू में कहते हैं सियाक़-उ-सबाक़। सियाक़-उ-सबाक़ का मतलब ये है कि कहानी के आगे पीछे क्या है। कंटेक्स्ट एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि आपको पोइम के मतलब या प्ले के मतलब जो कुछ भी पता है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको सिंपल वर्ड्स में सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं कि पोइम का आपने सेंट्रल आइडिया इसमें देना है। हालांकि सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि पोइम को आपने पढ़ा है, जो कुछ आपके जहन में रह गया है आप वो बता सकते हैं। तो इसको शुरू करने का तरीका ये होता है, इन दिस पोइम द पोइट टेल्स अस अबाउट। इसके बाद जो है पोइम के मतलब जो भी आपके जहन में कुछ थोड़ा या बहुत याद रह गया हुआ है आपने उसको लिख देना है, तो ये आपका कंटेक्स्ट माना जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में आपने जो आपको लाइंस दी गई हैं, 2 लाइंस या 3 लाइंस या 4 लाइंस, आपने सिर्फ उनके हवाले से बात करनी है कि इन लाइंस में ये बात की गई है। आपने उन लाइंस को सिंप्लीफाई कर देना है, सादा बयान करना है। देखें ना कि शायरी जो होती है ये अल्फाज को आगे पीछे किया होता है, इसमें मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करके एक मफ़हूम दिया जाता है। तो आपने क्या करना है कि उसको सिंप्लीफाई कर देना है, सीधा कर देना है, आम लफ्ज़ों में लिख देना है उसको। लेक्चर का जो खुलासा है वो ये है, रेफरेंस में एक लफ्ज़ की गलती करके पूरा सवाल गलत करने की बजाय आप ऐसे कर लें, आप एक नोटबुक लें, उस पर 3 लाइंस लगाएं ऊपर से नीचे को। पहली में लिखें पोइम का नाम, दूसरे कॉलम में लिखें पोइट का नाम और तीसरे में लिखें जो हर पोइम के स्पेशल वर्ड्स हैं उनको लिख लें ताकि आपको याद रहे। इस तरह आपको जो है रेफरेंस को याद करने में आसानी रहेगी और आप इस गलती से बच जाएंगे।